पाठ 15 टोनी की डायरी। डायरी क्या होती है? डायरी अपने दिन प्रतिदिन की घटना, अनुभव एवं विचारों को जहाँ आप लिखते हैं उसे हम डायरी लिखना कहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि उन्होंने अपने पूरे घर में क्या काम किया, वहाँ गए, क्या उनका अनुभव रहा, उन्होंने क्या देखा, कैसा रहा उनका आज का दिन, उसके बारे में वो जहाँ लिख देते हैं कि भाई अपने पास में हमने उसे एक याद के रूप में के रख लिया कि हाँ इस दिन इस तारीख को हमारे साथ ऐसा हुआ था, या हमने अनुभव किया था, हमने ये कार्य किया और उससे हमें क्या अनुभव प्राप्त हुआ, उन्होंने उसे लिख कर रखा। डायरी लिखना एक बहुत अच्छी आदत है। क्यों अच्छी आदत? क्योंकि इसके अंदर कोई बनावटीपन या दिखावा नहीं होता। आप उसके अंदर अपने बारे में लिख रहे हैं, आप अपने दिन प्रतिचर्या के बारे में झूठ, यदि हमने उसमें झूठ का प्रयोग किया है हम उस घटना के अंदर, तो क्या होगा, वो डायरी में लिखने के लिए यानी वो उसके अनुरूप नहीं है। उसका एक लाभ और भी है। इससे क्या होता है, जब हम डायरी लिख रहे हैं हमें अपने अंदर की कमियों का पता चलता है कि हाँ आज यदि हमारे साथ ऐसा हुआ, कुछ गलत हुआ तो क्यों हुआ। हम उस कमी को दूर करने का प्रयत्न करते हैं कि क्या कर सकते हैं हम अपने अंदर की उस कमी को, हमारी उस कमजोरी को दूर करने के लिए हम उसके लिए नए नए प्रयास करते हैं कि कैसे न कैसे करके हम उस चीज़ में सफलता हासिल कर लें। उसी प्रकार इस पाठ में टोनी नाम का एक बालक है, एक लड़का है, उसने अपने स्कूल की पहली अध्यापिका, जो उसका स्कूल था उसमें उसकी पहली टीचर रही सिस्टर जेम्स, उनके स्वभाव को अपने इस डायरी में लिखा कि किस प्रकार सिस्टर जेम्स का जो स्वभाव है वो टोनी के व्यक्तित्व निर्माण पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ा और उसने अपने जीवन में क्या किया उस प्रभाव से, उसने इस डायरी के अंतर्गत बताया। उसने ये भी बताया कि भले ही सिस्टर जेम्स थोड़ी सी सख्त मिजाज की थी, यानी थोड़ी सी कठोर थी, अपने उसूलों की पक्की थी, इसलिए वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी बच्चों को लेके, परंतु उनके कार्य का जो उद्देश्य था वो बहुत नेक था, बहुत अच्छा था। वो बच्चों के साथ क्यों स्ट्रिक्ट होती थी, क्यों डिसिप्लिन में रहने का बोलती थी, वो एक अच्छे कार्य के लिए ऐसा करती थी। डायरी के अंतर्गत टोनी ने अपनी कमियों का भी उल्लेख किया है कि किस प्रकार उसके अंदर कमियां थी और उसने किस प्रकार सिस्टर जेम्स के मार्गदर्शन में अपनी कमियों को दूर किया। कमियों को बताते हुए उसने अपने ईमानदार वाले स्वभाव, जो वो ईमानदार था, उसके बारे में भी बताया। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा नागरिक बनने में, एक अच्छा व्यक्ति बनने में, सफल व्यक्ति बनने में हर व्यक्ति के पीछे उसके शिक्षक की भूमिका होती है। इस पाठ के अंतर्गत जो टोनी है, पात्र है, इसका मुख्य पात्र इस कहानी का टोनी, उसने यही बताया है कि हर व्यक्ति के पीछे उसके गुरु का, उसके शिक्षक का कितना बड़ा हाथ होता है, उसकी सफलता में कितना परसेंटेज उसके टीचर की मेहनत होती है, इसे उसने बताया है। पाठ के माध्यम से देखते हैं, हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं, पसंद या नापसंद करते हैं, वही हमारी पहचान होती है। यानी हमारे मन में हम किसी को देख के क्या महसूस कर रहे हैं, हमारे बोलने का तरीका, हमारे
कार्य करने का जो तरीका है, हमारा जो सोच विचार का तरीका है, वही हमारी पहचान होती है। उसी से हम जाने जाते हैं। हमारी इस पहचान बनने में अक्सर हमारे शिक्षकों का बड़ा हाथ होता है। यानी हम यदि सफल व्यक्ति हैं तो भी उसमें एक शिक्षक का हाथ है, और यदि आज आप किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचे हैं अपने जीवन में तो वो भी आपके शिक्षक की बदौलत ही है। कि यदि आपके शिक्षक ने आपके साथ मेहनत नहीं की होती तो शायद आप सफल व्यक्ति नहीं बन पाते। ख़ास तौर पर हमारे पहले शिक्षक का, यानी जो आपका फर्स्ट टीचर होता है, उसका जो प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है वो काफ़ी हद तक आपके जीवन की सफलता के लिए मुख्य किरदार है। जिस प्रकार हम कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, उसी प्रकार जो पहला टीचर है उसका जो इम्प्रेशन आपके जीवन पर पड़ा वही आपके लिए मुख्य है। यह असर औरों पर कितना हुआ या होता है यह तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं अपने आप में पहले टीचर का बहुत प्रभाव पाता हूँ। टोनी का ये मानना है कि भाई दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव होता है इसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता, परंतु मेरे जीवन पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा है। मेरी ज़िंदगी में उनके क्या मायने हैं यह बताना बहुत मुश्किल है। उनका होना धुंध सा फैला है मेरे अंदर, मेरे आसपास। जिस प्रकार ठंड के मौसम में कोहरा होता है, हमें महसूस होता है कि ठंड है, कोहरा दिखाई देता है, उसी प्रकार उसने कहा है कि उनका मेरी ज़िंदगी में जो प्रभाव पड़ा है ना वो एक धुंध के बराबर है। पूरा धुंध की तरह मेरे अंदर, मेरे आसपास हर ओर फैला हुआ है मेरी ज़िंदगी में। मेरी पहली टीचर सिस्टर जेम्स हमें स्कूल में पढ़ाती थी और हॉस्टल में हमारी गार्जियन भी थी। यानी जो सिस्टर जेम्स थी वो उन्हें पढ़ाने का काम भी करती थी स्कूल में, और जो बच्चों का हॉस्टल था उसमें वो एज अ गार्जियन भी उनके साथ रहती थी। हम हॉस्टल में रहने वाले सभी बच्चे उन्हें मदर जेम्स ही कहते। उसका कहना था कि अगर स्कूल की नन को सिस्टर कहना ज़रूरी ना होता तो यकीनन हम उन्हें मदर जेम्स कहते हैं। यानी अब चूँकि सिस्टर जेम्स उन्हें स्कूल में पढ़ाती थी इसलिए उस स्कूल में जो पढ़ाने वाली नन है उन्हें सिस्टर कहना आवश्यक था। जो मिशनरी स्कूल्स होते हैं उसमें जो पढ़ाने वाली टीचर होती है वो नन होती है, तो नन को सिस्टर कहा जाता है। यदि ये आवश्यक नहीं होता तो हॉस्टल में रहने वाले जितने बच्चे थे वो सब उन्हें मदर जेम्स ही कहते। जो समय बीत गया है, जो बातें हो चुकी हैं, उसका असर कितनी सारी जगहों पर नज़र आता है, कई ऐसी भी जगहों में जहां सोचा भी नहीं जा सकता। यानी जो सिस्टर जेम्स थी उनकी बातें जो हैं उनका उसके जीवन में कितना असर पड़ा ये हम सोच भी नहीं सकते। वरना क्यों 4-5 साल के बच्चे 55 साल की महिला को सिस्टर कह कर पुकारते। यानी सिस्टर जेम्स की उम्र कितनी थी? 55 साल, 55 इयर्स ओल्ड लेडी थी वो एक। उनकी आवाज़ बड़ी ऊंची और सख्त थी, बहुत कड़क आवाज़ थी उनकी, और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट भी थी। वे आसपास होती तो अक्सर हम डरे हुए से रहते। यानी जब वो आसपास होती थी तो बच्चे उनसे डर जाते थे क्योंकि वो स्ट्रिक्ट थी। वे हर चीज़ बड़े सलीके से करती और हमसे भी यही उम्मीद रखती। ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं कि जब आपके बड़े किसी कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं तो वो चाहते हैं कि आप लोग भी उस तरीके से ही उस काम को करें। उनके लिए हर चीज़ की एक जगह होती थी और एक वक्त होता था। वो अपनी हर चीज़ को एक जगह पे रखती थी और समय पे ही अपने कार्य को करने का वो करती थी कि भाई हर काम समय पर पूर्ण हो। अपने माता पिता से दूर रहने वाले हम जैसे बच्चों से यह उम्मीद करना कुछ ज़्यादा ही था। अब बच्चों को ये लगता था कि भाई हम तो अपने मम्मी पापा से दूर रहते हैं, हमसे ऐसी उम्मीद क्यों की जा रही है। परंतु नेत्रहीन बच्चों के साथ उन्हें लंबा अनुभव था, क्योंकि उन्हें नेत्रहीन बच्चों के साथ रहने का अनुभव था। इसलिए हमसे उनकी जो अपेक्षा थी उसमें उनके अनुभवों का बड़ा हाथ था।
वो जो बाकी बच्चों से चाहती थी, एक्सपेक्ट करती थी कि सभी बच्चे बड़े सलीके से रहें, सलीके से कार्य करें, एक जगह पर ही सामान रखें जो जगह बना दी गई है। जैसे आपके घर में शू रखने की रेक है, तो आपके मम्मी चाहेगी कि आप हमेशा अपने शूज़ उस रेक के अंदर ही रखें, इसकी अपेक्षा कि आप उनको जगह जगह फैलाते रहें। हॉस्टल में हर चीज़ को रखने की जगह तय थी ताकि उन्हें ढूंढना ना पड़े। ये काफ़ी अच्छी आदत है कि यदि हम अपनी जगह अपने सामान को उसकी जगह पर रखें तो वो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। वे बहुत ध्यान रखती थी कि हॉस्टल में सभी इसका कड़ाई से पालन करें। ये नियम हॉस्टल में आए मेहमानों पर भी लागू होता था। ऐसा नहीं था कि यदि कोई गेस्ट उनके हॉस्टल में रहने आया है या किसी बच्चे के पेरेंट आए या अदर कोई व्यक्ति आया है और गेस्ट है तो वो उसको हर काम करने की छूट है, नहीं, उसके ऊपर भी यही सारे नियम लागू होते थे। टाइम टेबल तो खुदा की लिखी इबारत जैसा था उनके लिए, यानी जैसे भगवान ने खुद उतर के उन्हें कहा हो कि ये टाइम टेबल है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। जरा हेर फेर हुई कि काफिर करार दिया जाता था। काफिर का मतलब क्या है? काफिर का मतलब है दुष्ट, नास्तिक एक तरीके से, यानी ऐसा लगता था जैसे यदि थोड़ी सी समय में हेर फेर हो गई तो हमने भगवान के वचनों का पालन नहीं किया और हम नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते। सिस्टर जेम्स अक्सर बात बेबात तमाचे भी जड़ देती थी। ऐसा नहीं था कि वो हमेशा स्ट्रिक्ट रहे, वो कभी कभी गुस्से में मार भी दिया करती थी। मेरी याद में अभी भी उन तमाचों का दर्द ताज़ा है। जो टोनी है वो लिख रहा है कि मैंने जो चाटे खाए ना उसका दर्द मुझे आज भी याद है। पढ़ाई की मेज़ पर वे सामने बैठती तो उनके परफ्यूम की खुशबू हमें भिगो जाती। सिस्टर जेम्स को परफ्यूम लगाने का बड़ा शौक़ था, तो वो क्या जब परफ्यूम लगाती थी और पढ़ाती थी बच्चों को तो उनके परफ्यूम की जो स्मेल थी वो बच्चों को काफ़ी अच्छी लगती थी। जब वे पढ़ा रही होती तो मेरे अंदर खौफ की लहरें उठती गिरती रहती, जाने कब कौन सी बात थप्पड़ का सबब बन जाए। टोनी का ये मानना था कि जब वो पढ़ाती थी तो सब बच्चे बड़े खौफ के साथ पढ़ते थे, बड़ा डर लगता था क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि उनकी किस गलत हरकत पर या उनकी किस बात पर उन्हें चाटा पड़ जाए। पर सिस्टर जेम्स एक डरावना सपना ही नहीं थी। हमारी पढ़ाई पर उनका पूरा ख्याल रहता। ऐसा नहीं था कि सिस्टर जेम्स से हमेशा सबको डर ही लगे, अपितु वो हम सबकी पढ़ाई का भी ध्यान रखती थी। वे सारे शिक्षकों से लगातार मिलती और हमारी पढ़ाई की पूरी जानकारी लेती रहती थी। यानी जो बच्चे उनके साथ रहते थे उनकी एक तरीके से पूरी तरीके से वो मदर ही थी। वो हमेशा उनके बाकी के सारे टीचर्स से उनकी खबर लेती थी कि भाई इस बच्चे के मार्क्स कितने आ रहे हैं, वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। स्कूल हॉस्टल से 2 मिनट की दूरी पर था। उनका जो हॉस्टल था वो स्कूल से 2 मिनट की दूरी पर ही था। स्कूल में हम 12-14 ही नेत्रहीन बच्चे थे। उस स्कूल में नेत्रहीन यानी अंधे बच्चे जो देख नहीं सकते, दृष्टिहीन बच्चे थे वो भी थे, और वो सिर्फ 12 या 14 ही बच्चे थे। हमें बाकी बच्चों के साथ ही बैठाया जाता और उन्हीं की तरह पढ़ाया जाता था। टोनी भी नेत्रहीन था और वही कहता था कि हम सिर्फ 12-14 बच्चे ही इस स्कूल में थे और हमें भी बाकी बच्चों के साथ ही बिठाकर पढ़ाया जाता था और हमें उसी तरीके से पढ़ाया जाता था जैसे अन्य बच्चे पढ़ रहे हैं। इससे हमें भी उन जैसे पढ़ने के मौके मिले कि भाई जिन बच्चों की आंखें होती हैं, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको किस तरीके से पढ़ाया जाता है उसका भी अनुभव हमें प्राप्त हुआ। वे अक्सर हमारे स्कूल आती और उनकी पहली निगाह इस पर होती कि हमें किसी मौके से महरूम तो नहीं रखा जा रहा है, यानी हमें कहीं किसी ओकेज़न में या किसी एक्टिविटी में पार्ट लेने से रोक तो नहीं दिया गया है क्योंकि हम देख नहीं सकते। इस बात का वो खास ख्याल रखती थी। हमारी हर उपलब्धि पर वे खुशी से फूली नहीं समाती थी। यदि हम किसी चीज़ में आगे निकलते थे, किसी एक्टिविटी में हम आगे हो जाते थे तो वो बहुत खुश होती थी कि अरे वाह, इन बच्चों ने कितना अच्छा कार्य किया है। हमारे हॉस्टल में गरीब बच्चों से फ़ीस कम ली जाती या पूरी माफ़ भी कर दी जाती थी। ये गरीब और शारीरिक चुनौतियां झेल रहे बच्चों को पढ़ाई के समान अवसर दिलाने के पक्ष में उठा कदम था, और दुर्भाग्य से इसका एक दूसरा पहलू भी था। फ़ीस माफ़ी वाले बच्चों और फ़ीस देने वाले बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता था। ऐसी कितनी ही यादें मेरे मन में आज तक दर्ज हैं। इससे बचपन में ही मैंने एक कभी न भूलने वाला सबक सीख लिया था।
यह कि पैसा न केवल खरीदने की सामर्थ्य बढ़ाता है बल्कि इसका प्रभाव और भी कई जगह नज़र आता है। जिसके पास यह है वह हमेशा इज्जत, नाम, शोहरत पाता है और जिसे यह हासिल नहीं उसे अक्सर अपमान सहना पड़ता है। इस चीज़ से बच्चों आप लोग भी वाकिफ़ हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो उससे कई सारी चीज़ों से वंचित रहना पड़ता है। वह ऐसी कई वस्तुएं हैं जिसे खरीद नहीं पाता और बहुत सारी जगह पर जिस प्रकार इस पाठ में कहा गया है कि यदि आपके पास धन है तो वो आपकी इज्जत का भी कारण है, यानी आपकी रेपो बिल्डिंग के लिए भी बहुत आवश्यक तथ्य है आपकी लाइफ में। सिस्टर जेम्स जाने अनजाने इस भेदभाव वाले व्यवहार में शामिल होती रही। यह बात मुझे हैरान कर जाती। मैं सोचता कि एक टीचर जिनका पढ़ाने लिखाने में इतना यकीन है, बराबरी में इतना यकीन है, पैसे के आगे इतनी कमज़ोर कैसे पड़ जाती है। शायद पैसे को इस जादुई करिश्मे का हुनर भी हासिल है कि एक अच्छे खासे समझदार व्यक्ति को भी नासमझ बना देता है यह पैसा। मैं 5वीं में था जब सिस्टर जेम्स की बदली हो गई थी, यानी उनका ट्रांसफ़र हो गया था। मैं उदास हो गया। मैं जानता था कि मेरी पढ़ाई में, मेरे सीखने में अब मुझे उनका साथ हासिल नहीं होगा। मेरे स्कूल में रहते तक यह उदासी बनी रही। जब तक मैं उस स्कूल में रहा तब तक मुझे उनकी कमी महसूस होती रही। 2008 में यानी 2008 में मैं बेंगलुरु आ गया। मैं बुखार में पड़ा था कि कोई मुझे देखने आया। वे सिस्टर जेम्स थी। मैं उन्हें 8 साल बाद मिल रहा था। इस दौरान वे बिल्कुल नहीं बदली थी। उन्होंने मुझे अस्पताल जाने के लिए मना लिया, यानी मैं जाना नहीं चाहता था अस्पताल, लेकिन उन्होंने मुझे इस बात के लिए राज़ी कर लिया। मुझे दवाएं खरीद कर दी। उसके बाद भी वे मुझसे कभी कभी मिलती रहीं। हर बार वे बताती कि उन्हें अपने छात्रों से कितना प्यार है और इस प्यार का फ़ीस देने न देने से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था, यानी इससे कोई असर नहीं हो रहा था कि ये किसी व्यक्ति के पास, किसी बच्चे के पास फ़ीस देने के लिए पैसे हैं या नहीं हैं, इससे उनके संबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता कि सिस्टर जेम्स का मुझ पर क्या असर हुआ, पर इतना तो पक्का है कि आज मैं जिस तरह लिखता हूँ, बोलता हूँ, सोचता हूँ, मैं जो भी करता हूँ उस सब में सिस्टर जेम्स का होना दिखता है। उन्हें तो इस बात का पता भी नहीं होगा, पर आज इस दुनिया को लेकर मेरे अपने अलग ही विचार हैं। मेरी सोच उन्हीं की देन है। मुझे नहीं मालूम मेरे विचारों से वे कितना सहमत होंगी भी या नहीं, पर मुझे लगता है कि उन्हें इस बात की खुशी होगी कि मैं कई चीज़ों पर अब गंभीरता से सोचता हूँ और उन पर अपने खुद के विचार रखता हूँ। तो इस प्रकार टोनी ने अपने अध्यापक का जो प्रभाव उसके जीवन पर पड़ा उसे उसने अपनी डायरी में संजो कर रखा। तो इसलिए डायरी लिखना एक काफ़ी अच्छी आदत है। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था कि उसमें कोई बनावटीपन या कोई दिखावा नहीं होता। आप उसमें अपने मन की बातों को बहुत खुलकर और बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। यदि आप किसी से उन बातों को नहीं बोल पा रहे हैं तो उन्हें आप अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं और अपने अंदर की कमियों को भी सुधार सकते हैं।